हे गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन चैनल एंड क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज की वो है हमारा विक्टोरियन एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अभी तक की क्लासेस में हमने ओल्ड इंग्लिश एरा से लेकर के रोमांटिक एज तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। अब इस सीक्वेंस में विक्टोरियन एज की टर्न है एंड विक्टोरियन एज के बाद हम मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहाँ के उस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर पोएट्स के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरियाज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड विक्टोरियन एरा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जल्दी से आंसर भी करिएगा आप सभी क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। Here we have the 222 question, means 222 question है। Victorian age started with the accession of Queen Victoria to the throne in, ये question है obviously क्वीन विक्टोरिया के नेम के बिहाफ पे विक्टोरियन एरा पड़ा है। इंग्लिश लिटरेचर का जो वो टाइम ड्यूरेशन था, इंग्लिश लिटरेचर किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से उसपे उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, कौन कौन से जॉनर पॉपुलर हुए हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन थी और उसी वजह से इस एरा का नाम हम विक्टोरियन एज जानते हैं। तो आपको बताना है कि किस ईयर में वो एसेस हुई हैं थ्रोन पे इंग्लैंड के एंड जिससे विक्टोरियन एरा का स्टार्टिंग हुआ है। एंड द आंसर इज ऑब्वियसली वी हैव द ऑप्शन बी, 1837 इज द आंसर। 222 क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि अभी तक के 221 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एज से रिलेटेड ओल्ड इंग्लिश एज से लेकर के रोमांटिक एज तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं उसमें से। अब आगे हमारा है ये विक्टोरियन एज। आगे बात करते हैं 223 क्वेश्चन। विक्टोरियन एज इज आल्सो नोन एज, आपको बताना है कि नोन एज का मतलब कि अगर हम विक्टोरियन एज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं एज अ नेम ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वीन विक्टोरिया की विक्टोरियन एज है, लेकिन इसको किस अदर नेम से भी जाना जाता है, एज ऑफ साइंस, एज ऑफ डाउट एंड फेथ, मशीन एज या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर वी हैव द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। किस लिए बोला जाता है कि एज ऑफ साइंस भी बोला जाता है, एज ऑफ डाउट एंड फेथ भी बोला जाता है, मशीन एज भी बोला जाता है। इसको मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। एज ऑफ साइंस आप सभी जानते हो कि विक्टोरियन एज वो टाइम था जब साइंस प्रोग्रेस हुआ है, साइंस का विकास हुआ है इस एरा में। और विक्टोरियन एज ऐसा टाइम था जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च हुए हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस। और एज ऑफ डाउट एंड फेथ इसलिए है क्योंकि अभी तक लोग यकीन करते थे, जो एक रिलीजन में जो यकीन था कि रिलीजियस चीजें जो है, जो पोप बताते हैं या जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, चर्च में जो हमने सीखा है, जो प्रीचिंग्स है, उससे के थ्रू हमारे जो हम जानते हैं रिलीजन के बारे में वो है। बट बिकॉज ऑफ साइंस देयर इज अ काइंड ऑफ डाउट एंड फेथ थिंग्स हैपेंड इन द टाइम ऑफ द विक्टोरियन एज। एंड ऑल्सो मशीन एज की बात करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टाइम पे अपलिफ्टमेंट पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्रेस इस टाइम पे हुआ है और मशीन एज इस वजह से भी इसको जानते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। 223 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला है नंबर 24, 224, which literary genre was dominate during Victorian age? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस एज में कौन सा इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म जो था वो डोमिनेट हुआ है या प्रोग्रेस हुआ है या एक तरीके से कहते हैं ब्लूम किया है। तो यहाँ पे विक्टोरियन एज की बात हो रही है। नॉवेल, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा में से किस जॉनर का, किस लिटरेरी जो जॉनर है, कौन सी ऐसी लिटरेचर की शाखा है जिसका ज्यादा विकास हुआ है, जो डोमिनेट किया है इवन ऑल ओवर ऑल अदर लिटरेरी जॉनर? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, नॉवल। ओके, नॉवल इज इंपॉर्टेंट एंड द आंसर इज नॉवल। नॉवल है विक्टोरियन एज में, आप देखोगे नॉवेल का अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। नॉवेल ऐसा जॉनर था जो डोमिनेट किया है इस एरा में। चाहे आप किसी भी फीमेल राइटर्स को देख लो, फीमेल नॉवेलिस्ट को देख लो आप, वी हैव ब्रॉन्टे सिस्टर्स लाइक, जैसे मैंने बताया, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट वी हैव ऑफ दिस एरा, एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर रोमांटिक एज की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो डोमिनेटिंग जॉनर था, लिटरेरी जॉनर था, दैट वाज पोएट्री। 18 सेंचुरी की बात करते हैं तो उस टाइम की बात करें तो वहां पे जो डोमिनेटिंग जॉनर था दैट वाज प्रोज। एंड बिफोर दैट ड्रामा
एलिजाबेथेन का इंपॉर्टेंट जॉनर था, उसके पहले पोइट्री इंपॉर्टेंट जॉनर थी ओल्ड इंग्लिश एज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉनर्स हैं जो कि अलग अलग एरा में डोमिनेट किया हुआ है ओवर all over other literary genres of the literature. Moving on to the next question, number 225 question we have here. Great exhibition held in the year 1845, 1848, 1851, 1854। तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में बात हो रही है जो कि विक्टोरियन एज में हुआ है। एंड द आंसर वी हैव हियर ऑप्शन सी, ये है हमारा 1851 में ये हेल्ड हुआ है ग्रेट एग्जीबिशन, जो है कि इसमें जो है ग्रेट एग्जीबिशन जो रिलेट करता है वो वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री से रिलेट करता है, ऑल नेशन से रिलेटेड करता है। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और डिजाइन है उसको सेलिब्रेट करते हुए ये ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था 1851 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 226 है, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वॉज पास्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1830, 1832, 1834, 1837 किस ईयर में ये पास हुआ था, बिल जो था, एक्ट जो था, एंड दैट वाज इन द ईयर 1832। ऑप्शन बी इज द आंसर। ये क्या है, एक तरीके से ग्रेट रिफॉर्म एक्ट इसको बोलते हैं, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट बोलते हैं। अगर ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी आता है तो आप फर्स्ट को ही समझोगे, ग्रेट रिफॉर्म एक्ट। ये किससे रिलेटेड था, इलेक्टोरल सिस्टम, जिस वोट देने का जो सिस्टम था उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे आप समझ जाना, इलेक्टोरल जो सिस्टम है ऑफ इंग्लैंड उसमें रिफॉर्म से रिलेटेड है, रिफॉर्म इन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से रिलेट करता है। 1832 में ये एक्ट पास हुआ था और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है विक्टोरियन एज का, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे ये एक्ट पास हुआ था जिसमें चेंजेस हुए हैं। जो एक वोट देने का सिस्टम था इस इंग्लैंड में, उसमें इसमें एक तरीके का ह्यूज चेंज आया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन, जिसको हम ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं, इन 1832। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सेकंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड। सेकेंड रिफॉर्म एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पास हुआ है, ऑप्शंस वी हैव हियर, तो 1867 में पास हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास होते थे, जिसमें आप अगर बात कर लो कि सेकेंड रिफॉर्म एक्ट किससे रिलेटेड, जैसे फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आप इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड है जिसमें रिफॉर्म हुआ है। सेकेंड रिफॉर्म एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे था कि इंग्लैंड और वेल्स में शहरी पुरुष जो थे, श्रमिक जो थे, लेबरर्स जो थे, उनको मताधिकार प्रदान किया गया उनके हिस्से को। जो वहाँ पे वेल्स में जो लोग रहते थे, इससे पहले जो लेबरर्स थे, इवन अर्बन जो मेल श्रमिक थे, मेल लेबरर्स थे, उनको वोटिंग का जो राइट है वो नहीं था, बट इस रिफॉर्म में उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। अगला है 228, डिकेंस अर्लीस्ट वर्क स्केचेस ऑफ बोज वाज रिटन इन। किस ईयर में स्केचेस ऑफ बोज लिखा गया है, आपको उसका आंसर दे देना है। 1824 एंड 1828, 1830 या 1832, एंड वी हैव द आंसर इज हियर, दैट इज ऑप्शन डी। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये लिखा कब गया है, ये पूछा है, तो 1832 इज द आंसर। अगर हम बात करते हैं पब्लिश कब हुआ है, पब्लिश हुआ है ये पीरियोडिकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं, एंड पब्लिश हुआ है 1833 से लेकर के 1836 तक। ओके, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी हैव 229, विक्टोरियन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। विक्टोरियन पीरियड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट वन वी हैव अर्ली विक्टोरियंस एंड लेटर विक्टोरियंस के नेम से जाना जाता है। अर्ली विक्टोरियन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1832 टू विच पीरियड, मीन्स यहाँ बताना है जो अर्ली पीरियड जो था विक्टोरियन एज का वो कब से कब तक चला है, 1868, 1870, 1871 या 1875, एंड आंसर वी हैव ऑप्शन बी 1870। ओके, 18 यहाँ पे 1832
to 1870. This is the time of the early Victorians. Okay, early Victorian period. Next one we have later Victorian period, start from 1870 and ends in with the death of the Queen Elizabeth, and that was happened in the year 1901. We have the answer, that is option C, 1901, 1872, 1901 is the later part of the Victorian age. अगले क्वेश्चन को देखते हैं 232. कार्लाइल सॉर्टर रिसॉर्टर वर पब्लिश्ड इन द ईयर. इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस कार्लाइल का. आपको बताना है कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है. 1826, 1829 एंड 1830 या है आपका 1832. किस ईयर में पब्लिकेशन ईयर की बात हो रही है, पब्लिकेशन आपको पूछना है. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यहाँ पे हमारा 1834 होना चाहिए था. तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे. 1834 इज द आंसर. अगस्त 1834 में ये पब्लिश हुआ है, जो कि सीरियल के फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था. सॉर्टर रिसॉर्टर बुक है, 3 बुक्स का कलेक्शन है. अगला क्वेश्चन 234. हु स्टार्टेड साइकोलॉजिकल नॉवेल इन विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज में साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखना किसने स्टार्ट किया था? जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टिन, मैरी एजवर्थ या एंटोनी ट्रोलोप. तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज एलियट, जिनको हम मैरी एन इवांस के नेम से भी जानते हैं. इनका रियल नेम मैरी एन इवांस था, बट जॉर्ज एलियट सोचेड कि एक डोमिनेटिंग जो मेल का डोमिनेशन था लिटरेचर में, उसको पूरा करने के लिए, या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है उस तरीके के लिटरेचर को, इस वजह से इन्होंने अपना नेम जॉर्ज एलियट रखा. जॉर्ज एलियट से आप समझोगे कि किसी मेल राइटर ने, मेल नॉवेलिस्ट हैं, बट शी वॉज विमेन एंड मैरी एन इवांस वॉज हर रियल नेम. तो ऑप्शन ए, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की बात करते हैं तो जॉर्ज एलियट इज द आंसर. नंबर 235 वी हैव एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स जॉइंटली पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स. आपको बताना है कि कौन सा है कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसको टेनिसन और उनके ब्रदर ने, एल्डर ब्रदर ने, चार्ल्स ने पब्लिश करा है. ये जॉइंटली कोलैबोरेशन वर्क था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था. एंड ऑप्शन वी हैव पोएम्स बाय टू ब्रदर. पोएम्स बाय टू ब्रदर मीन्स दो भाइयों के द्वारा लिखी गई जो पोएम है, वो नेम था इसका, पोएम्स. और जिसपे इंपॉर्टेंट अगर वर्क की बात करते हैं तो इसमें क्रॉसिंग द बार एंड मेचर एंड अदर पोएम्स, एनॉक आर्डन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो कि टेनिसन और उनके भाई ने कोलैबोरेटली इसको लिखा है. पब्लिश किस ईयर में हुआ है? 1827. अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज रिटन बाय. प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, थॉमस कार्लाइल, अल्फ्रेड द ग्रेट या नन ऑफ दीज. आंसर वी हैव द हियर ऑप्शन ए, जॉन स्टुअर्ट मिल. पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पॉलिटिकल एक थिंकर थे जॉन स्टुअर्ट मिल. और जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ये लिखी है. 237 we have the answer question. The novel Desperate Remedies is written by. Desperate Remedies जॉर्ज एलियट की नॉवेल है, या है आपका थॉमस कार्लाइल की, चार्ल्स डिकेंस, और वी हैव थॉमस हार्डी. तो ऑप्शन में जो आंसर है वो ऑप्शन डी आंसर है. थॉमस हार्डी की ये नॉवेल है डेस्परेट रेमेडीज. और इसको अगर बात करते हैं तो पब्लिश कब हुई है? पब्लिश इन द ईयर 1871. दिस इज पब्लिश इन द ईयर 1871. दिस इज अ फिक्शन नॉवेल है जो कि, और ये सेकेंड नॉवेल है थॉमस हार्डी का. 238 is the answer. Question we have laissez-faire means फ्री ह्यूमन बीइंग, फ्रीली मूविंग, या फ्री ट्रेड, या गिविंग आर्म्स. तो आपको इसका आंसर बताना है. और ये जो थियरी थी ये बहुत ही ज्यादा फेमस थी. अगर आप बात करते हो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द विक्टोरियन एरा, तो लेसेस फेयर इसका नेम था.
अगर इससे रिलेटेड बात करते हैं तो ये है आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी फ्री ट्रेड से रिलेटेड है, करता है, क्योंकि जो एक तरीके का गवर्नमेंट का जो कंट्रोल हुआ करता था जो व्यापार पे या जो बिजनेसेस होते थे, जो स्पेशली जो प्राइवेट बिजनेसेस होते थे, उनका जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, उससे छुटकारा मिला उनको, जो थी ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से इस थियरी के थ्रू, या जो ये जिसको हम बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति, लेजिस फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति। 239 वी हैव ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज अ ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ट्रैक्टेरियनिज्म या ट्रेजिडियन, या आपका है बोथ ए बी सी, ए बी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, डी आंसर होगा, बोथ ए बी ट्रैक्टेरियन मूवमेंट था और ट्रैक्टेरियनिज्म से रिलेटेड था। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि एक तरीके से रिफॉर्म चाहता था रिलीजन में, जो कैथोलिक चर्च है उसमें रिफॉर्म चाहता था। और इम्पोर्टेंट अगर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर की बात करते हैं, जॉन हेनरी न्यूमैन थे, जॉन केबल, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 242 ब्रदर्स अ पोएम बाय अल्फ्रेड टेनिसन अपीयर्ड इन द ईयर, ऑप्शन ए इज द आंसर 1827, जिसमें टेनिसन और उनके ब्रदर ने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स को कोलैबोरेटली कंपोज किया था और उसका नेम दिया था, टाइटल दिया था टू ब्रदर्स पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, तो ये था टाइटल उसका, और ये अपीयर किस ईयर ही हुआ है या पब्लिश किस ईयर हुआ है, 1827 में। 241 अल्फ्रेड टेनिसन्स पोएम ब्रॉट हिम अ मेडल, टू ब्रदर्स टिम्बक्टू, चीफली लिरिकल या इजाबेल एंड मेबेलाइन, तो आंसर है टिम्बक्टू वाज द पोएम जिसने मेडल ब्रॉट किया, मींस बिकॉज ऑफ दैट पोएम ही गॉट मेडल, एंड ये था ऑप्शन बी आंसर, टिम्बक्टू। नेक्स्ट नंबर 242 आर्थर हेलम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ टेनिसन डाइड इन द ईयर, किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी जब इन्होंने इन मेमोरियम लिखी उनकी मेमोरी में, तो वो था ईयर 1833 का, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, then 42 to 43 is we have the question, led to the pre-Raphaelite movement, टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नल या डीजी रॉस्टी ने लेड किया, मीन्स उसको लीड किया प्री राफेलाइट मूवमेंट का को, तो वो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डीजी रॉस्टी ने, क्रिस्टीना रॉस्टी, डीजी रॉस्टी, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे प्री राफेलाइट मूवमेंट के, जो कि रैफल से रिलेटेड इनका मूवमेंट को नेम दिया, जो कि मेडिवलिज्म लिटरेचर और एक तरीके से पोइट्री को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना चाहते थे, पोइट्री को मेडिवल कॉन्सेप्ट पे प्रेजेंट करना चाहते थे, या जो उनका लिटरेचर लिखने का तरीका था, और डीजी रॉस्टी वाज द लीडिंग मेंबर ऑफ द प्री राफेलाइट मूवमेंट। नेक्स्ट नंबर 244 वी हैव दी वाज एन आर्टिस्ट एंड डिजाइनर, जॉन रस्किन, विलियम मॉरिस या चार्ल्स डिकेंस, एसी स्विनबर्न, जो कि आर्टिस्ट और डिजाइनर दोनों थे, ऑप्शन सी, यहाँ पे हम बी को करेक्ट करेंगे, विलियम मॉरिस को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी वी हैव द आंसर। 245 the great writers of the early Victorian age were Tennyson, Browning, Matthew Arnold, या Carlyle, Ruskin, Dickens and Thackeray, या both A and B, none of these, तो आंसर को C को करेंगे टिक, both A and B means Tennyson, Browning, Matthew Arnold, Carlyle, Ruskin, Dickens, Thackeray, ये सब important जो अर्ली विक्टोरियन एज के पोएट्स राइटर्स थे। और इसके बाद की अगर बात करते हैं तो लेटर विक्टोरियन एरा के जो राइटर्स थे, तो we have Elizabeth Barrett Browning, William Blake, and also Charlotte Bronte, Emily Bronte, and Lord Byron, लुइस कैरोल, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो राइटर्स थे वो लेटर विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 246 फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, why all men strive and who succeeds, these are the famous lines from a bishop order his tomb, the last ride together, prospect या soliloquy of the Spanish cloister, तो ऑप्शन बी द लास्ट राइड टुगेदर की है, जो कि ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए लिखी है, द लास्ट राइड टुगेदर, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है इस पोएम की, और लिखा किसने है, यहाँ पे मैं पोएट का नेम लिख दे रही हूँ, ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन है 247 आई वॉज एवर अ फाइटर so one fight more, the best and the last, in which poem do we have find these lines, bishop orders his tomb, last ride together, prospice या soliloquy of the Spanish cloister, option C is the answer, prospice we have the line, और ये है ब्राउनिंग की ही लाइन, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द पोएट। 248 we have the question, who wrote this
A cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing. Bernard Shaw, Bernard Russell, ऑस्कर वाइल्ड, थॉमस कार्लाइल. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा अ cynic is a man who knows the price of everything and value nothing, मीन्स जिसको प्राइस तो सबका पता है, मूल्य तो सबका पता है कि हाउ प्रेशियस दिस थिंग इज और दैट थिंग इज, बट दैट पर्सन वैल्यू नथिंग, दैट इज कॉल्ड अ cynic पर्सन. एंड ये लाइंस जो बोली है, लिखा जिसने है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है. पॉलिटिकल जो एक थिंकर थे, उन्होंने ये लिखा है विक्टोरियन एज में. 249 वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट आर द टू कलर्स सिंबॉलिकली एम्प्लॉयड थ्रू आउट द नॉवेल टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज. टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज की नॉवेल की बात करते हैं, दैट इज द नॉवेल ऑफ द थॉमस हार्डी. आपको टू कलर्स का मेंशन करना है कि जो सिंबॉलिकली इसमें एम्प्लॉय किया गया है इस नॉवेल में. ब्लैक एंड रेड, व्हाइट एंड रेड, ग्रीन एंड रेड एंड व्हाइट एंड ग्रीन. तो ऑप्शन है यहाँ पे white and red. Option B is the answer. 250. What is the subtitle of Thomas Hardy's Test of the Arbor Village? तो आप सभी इसको जानते हो. इसका आंसर है ऑप्शन सी, A Pure Woman. A Pure Woman टेस्ट की बात हो रही है. टेस्ट was the leading heroine of this novel and मोस्टली वेसेक्स नॉवेल्स लिखा करते थे. वेसेक्स जो सेटिंग है उस पर बेस्ड ऑन है, उनके कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज, उनका जो एक तरीके का रहन सहन था, उस पर बेस्ड ऑन नॉवेल्स को लिखा है थॉमस हार्डी ने. और टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सुपर नॉवल वी हैव ऑफ हार्डी, एंड जिसमें एक प्योर वुमेन की बात हो रही है जिसका नेम टेस है. 251. मैगिल टुलिवर इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन. ऑप्शन सी वी हैव मिल ऑफ द फ्लॉस. मिल ऑन द फ्लॉस इज द आंसर. अगर मिल ऑन द फ्लॉस की बात करते हैं तो इसके राइटर का नेम बताइए आप सभी. मैगिल टुलिवर जो है सेंट्रल कैरेक्टर है इस नॉवेल के, और दैट इज द नॉवेल बाय जॉर्ज इलियट. किसका है ये? जॉर्ज इलियट का नॉवेल है. किस ईयर पब्लिश हुआ है? 1860 में. ओके, 1860. In the year 1860 it was published. Next one we have, so ये कुछ important 251 questions थे जहाँ पे हमने आज विक्टोरियन एज से रिलेटेड बात की. आगे आपको जो important क्लास मिलेगी वो हमारी होगी मॉडर्न एज से रिलेटेड. इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैनल इंग्लिश जोन पे. तो कहीं मत जाइए, इस चैनल से कनेक्ट रहिए, वीडियोस वॉच आउट करिए वीडियो के सेक्शन में जा करके, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा. अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी है इस चैनल पे, जो कि आपके लिए बाइफरकेट कर दिया गया है कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपनी क्लास दे सकते हो. उससे रिलेटेड राइटर्स, उससे रिलेटेड पोएम्स उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, उसको इंक्लूड करा है मैंने. तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो thank you everyone for watching this, and today we had discussed important MCQs related to Victorian age. यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी UPTGT इंग्लिश से रिलेटेड, जहाँ पे आपको अभी तक के जितने वीडियोस हमने एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से डिस्कस करे हैं उसको आप यहाँ पे वॉच आउट करके ये प्लेलिस्ट देख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.